परिवार कल्याण कार्यक्रम हमारे देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के तौर पर 1952 से चलाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है जो राज्यों के माध्यम से चलाया जाता है। हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं है। ये तो चिंता का विषय है ही, पर एक और चिंताजनक बात यह है कि इस कार्यक्रम का ज़्यादा भार महिला उठा रही है। न सिर्फ विसंक्रमण में उनकी भागीदारी प्रतिशत है, बल्कि अस्थायी पद्धति में भी वही योगदान देती है। इस कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है और इसके लिए विशेष रूप में कार्य होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपनी प्रजनक भूमिका की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना होता है। इस पर परिवार नियोजन का भार भी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। भागीदारी के प्रश्न के अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता के और कारणों का पता लगाना भी आवश्यक है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के इन कारणों को अध्ययन किया गया है। ऐसे कारण जिनका महिलाओं से संबंध है वे इस प्रकार है। ऐसा बताया गया है कि परिवार नियोजन की स्वीकृति का संबंध जागरूकता, खासकर महिलाओं की जागरूकता से, समाज में महिलाओं की स्थिति से, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों से, महिलाओं के शिक्षा स्तर से और स्वास्थ्य सेवाओं की संतोषजनक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में केरल प्रांत में महिलाओं की शिक्षा दर ऊंची है और वहाँ परिवार नियोजन की सफलता भी ज़्यादा है। कुछ विकासशील देशों ने महिलाओं के लिए रोजगार के कार्यक्रम चलाए हैं और वहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम ज़्यादा सफल हुआ है, क्योंकि कामकाजी महिलाएं कम बच्चे चाहती है, इसलिए कि बच्चों की देखभाल का और रोजगार का साथ साथ चलाना कठिन है। हमारे देश में भी महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण और अधिक सहायता दी जाती है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। इस योजना से दो तरह के लाभ हो सकते हैं। एक तो परिवार नियोजन की स्वीकृति पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, दूसरे महिलाओं के हाथों में कुछ धन भी आता है। महिलाओं के हाथ में धन आने से अनेक लाभ है। सबसे प्रमुख ये देखा गया है कि ऐसे परिवारों में बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि हुई है और ऐसे परिवारों में ज़्यादा बच्चे पाठशाला जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरे, महिलाओं के हाथ में धन आने से उसके परिवार में उनका स्तर कुछ ऊंचा हो जाता है। इसके बाद समाज में भी उनका महत्व कुछ बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाएं बचत कर सकती है और अपनी पूंजी बचत कार्यक्रम में लगा सकती है। इसके लिए सरकार ने मुख्य रूप से दो योजनाएं चलाई है। एक तो मितव्ययी समूह योजना और दूसरे महिला समृद्धि योजना। लेकिन परिवार नियोजन पर इन बातों का अधिक लाभ होने के लिए और दो बातों का होना आवश्यक है। एक तो महिलाओं को इस बात का अधिकार हो कि वे अपने बल पर बच्चों की संख्या का चयन कर सके और दूसरे, पुत्र का होना परिवार और समाज में आवश्यक न समझा जाए। अभी बीजिंग में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिलाओं के इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके महत्व को कम करने के लिए और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजना का चलाया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में लड़का ही माता पिता की देखभाल के लिए उत्तरदायी है। ऐसा होने से परिवार नियोजन की सफलता में सहायता मिलेगी। हमारे यहाँ MCH कार्यक्रम का यह एक पहलू यह भी है कि इसका परिवार नियोजन कार्यक्रम ने लाभ उठाया है। महिलाएं चूंकि गर्भावस्था में या फिर प्रसव के लिए या फिर बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाती ही है, इसीलिए उन्हीं को परिवार नियोजन का भी भागीदारी बना दिया जाता है। ऐसा करना सरल है। पुरुष की भागीदारी बढ़ाने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। एक तो कार्यकर्ताओं को स्वयं ही पुरुषों के पास जाना होगा और उनको भागीदार बनाना होगा। दूसरे, हमारे चिकित्सा अनुसंधान को पुरुषों के लिए परिवार नियोजन के और अधिक उपायों की खोज करनी होगी, तब ही इस ओर प्रगति हो सकेगी। एक संतोषजनक बात यह है कि हमारे दूरसंचार के माध्यमों ने काफ़ी अंतराल के बाद फिर से पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के विज्ञापनों को अपने परिवार नियोजन विज्ञापनों में सम्मिलित कर लिया है।
अभी पुरुष नसबंदी के सरल और सहज होने की चर्चा की जा रही है। इसके बारे में फैली आशंकाओं के निवारण भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बातें, जैसे लड़की और लड़के के अंतर को कम या समाप्त करने की बात, लड़के न होने में महिलाओं के निर्दोष होने की बात इत्यादि बताई जा रही है। इससे संभवी जागरूकता बढ़ेगी, पर अभी बहुत कुछ करना शेष है तथा कुछ और बातों की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारे देश में स्वयंसेवी संस्थाएं बड़ी संख्या में कार्य कर रही है और कुछ तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। कई संस्थाएं महिलाओं के विकास और उनकी जागृति के लिए कार्य कर रही है। ऐसी संस्थाओं का सहयोग परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं के लिए लाभदायक हो सकता है। जहां पर संस्थाएं जागरूकता बनाए, वहां कर्मचारी कार्यरत हो, तो ऐसे सामंजस्य से अच्छी उपलब्धि हो सकती है। ये संस्थाएं पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी काम कर सकती है। काम करने वाली संस्थाओं को मंत्रालय की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जाती है। हाल ही में ही पूर्व पश्चिम के तनाव के कम होने के बाद कुछ विकसित देशों की प्राय ये स्पष्ट प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि वे अपेक्षाकृत मनमाने ढंग से ये तय करें कि मानव जाति को क्या करना चाहिए, इसके बाद आगे उन्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए। लगता है उनका अगला ध्यान अब लगभग मुख्य रूप से लोकतंत्र, मानव अधिकारों, कानून के नियम आदि आदर्शों की ओर है। हमसे अधिकांश का संबंध प्राचीन संस्कृतियों से है, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा की जड़ें गहरी है और जहाँ कानून को ब्रह्मांड का आधार मानते हैं। इसलिए लोकतंत्र के मूल्यों, अधिकारों और कानून के नियम को स्वीकार करना और अपनाना बिल्कुल ही कठिन नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ देशों में जो विधि प्रणालियाँ विकसित हुई है, वे हजारों वर्ष पुरानी है। निसंदेह लोकतंत्र और अनेकतावाद भविष्य में पद्धति का रूप लेने वाले हैं, परंतु यदि लोकतंत्र भोजन, आवास, स्वास्थ्य, साक्षरता और बेरोजगारी की विशाल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, तो ये शब्द कितना सार्थक हो पाएगा। इसलिए लोकतांत्रिक पद्धतियों को स्थापित करने में उनकी चुनौती नहीं है जितनी कि हमारे लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र को चलाते रहने की है। इस समय महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा समाप्त होने से अनेक क्षेत्रीय संघर्षों और तनावों के बारे में प्रस्ताव लाना संभव हो सका है। हमारी सम्मिलित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ऐतिहासिक अवसर मिला है। विकास की बहुत दिनों से चली आ रही सम्मिलित समस्याओं पर प्रहार करने के लिए हमारी सारी प्रतिभा उपलब्ध है। संभवतः विश्व इतिहास में पहली बार वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय तथा समेकित विश्व व्यवस्था उभर रही है। पूर्व यूरोप के देश समन्वयवादी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। अधिकतर विकासशील देश अपने पुनर्निर्माण प्रक्रिया के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था को मुख्यधारा के साथ अपने आपसी संबंधों का विस्तार करने का उद्देश्य रखने लगे हैं। पर्याप्त सीमा तक उत्पादन, खपत और व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रौद्योगिकी की एक अनिवार्यता बन गया है। इन प्रक्रियाओं और प्रवृत्तियों को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। वे उस पद्धति का हिस्सा है जो हम सभी पर प्रभाव डालती है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की प्रणाली का भाग है जिसके अंतर्गत हम सभी अपने आर्थिक भविष्य को ढूंढ रहे हैं। जब एक सजगतापूर्ण विकास आयाम लागू किया जाए और जो प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाए, अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया उभरती हुई प्रवृत्तियों की ओर अधिक सहयोगी बनाई जानी चाहिए। वित्तीय प्रवाह, ऋण भुगतान, मंडियों में पहुंच, प्रौद्योगिकी में प्रगति जैसे विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए इच्छा होनी चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीयकरण और परस्पर निर्भरता का सभी के लिए समान रूप से वितरण करने के लिए प्रबंध किया जा सके। अगले कुछ महीनों के दौरान यहाँ अमेरिका क्षेत्र में अंकटाड 8 यानी संयुक्त राज्य वाणिज्य और व्यापार के 8वें सम्मेलन तथा पर्यावरण और विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में 2 प्रमुख अवसर आए हैं।